डायरेक्टर जेपी हेल्थ पैराडाइज क्लिनिकल रिसर्च। आज दिनांक 21/12/2021 को ये वीडियो बना रहा हूँ और हमारे साथ में दीपा जी हैं जिनकी 39 ईयर्स ओल्ड है, उनके हस्बैंड आदेश जी हैं और डॉक्टर वैभवी वर्मा है। उद्देश्य इन सब वीडियो का जो इससे पहले भी बनाई है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है खाली एलोपैथिक बेस है, जबकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, MBBS हूँ, DCH हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन मैंने देखा कि एलोपैथी सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी होती हुए भी बहुत सारी चीज़ों से हमको जूझना पड़ रहा है, हमको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ रहे हैं, हमको ऑपरेशन करने के बाद भी देखना पड़ रहा है कि पेशेंट ठीक नहीं होता है। हमने अगर थोड़ा सा मांस निकाल भी दिया तो लेकिन बॉडी जो पूरी ख़राब हो चुकी है उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से हमने इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाए हैं 10 साल से, तो मैंने देखा आयुर्वेद जो है ना एक सेल को ठीक करता है, बॉडी के हर ऑर्गन को ठीक करता है, और कहीं डिजीज़ प्रोसेस है तो उसको वहाँ पे चेक करता है, उसको क्योर करता है। तो शमन, शोधन और ग्रहण, ये 3 चीज़ें जो है ना, शमन बताऊंगा कि क्या है कि बीमारी को तुरंत रोक देना, शोधन जो है सफाई कर देना, और ग्रहण मतलब जहाँ टिश्यू ख़त्म हो गए वो नए नए टिश्यू बन जाना। तो ये अपना एक्सपीरियंस मुझे बताएंगे आज दीपा जी। सर मेरा जैसे यूट्रस का ऑपरेशन हुआ और यूट्रस में फाइबर थी, तो मैम ने बोला कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी। मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा मतलब वीकनेस लगती थी, पेन रहता था और बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब शरीर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। कब की बात है ये ऑपरेशन? सर ये हुआ 18 सितंबर। उसके बाद 18 सितंबर के बाद सर फिर मेरी वो दोबारा ऑपरेशन हुआ 22 सितंबर में, 4 दिन बाद सर। फिर ऑपरेशन के बाद सर मेरी सारी टाँकें ख़राब हो गए थे, में पानी आना शुरू हो गया था सर, इन्फेक्शन। जी सर। सर 15 दिन मेरी वो ड्रेसिंग हुई, सुबह शाम ड्रेसिंग होती थी सर। वो उनको गंदे टिश्यूज़ काटते थे नए टिश्यूज़ के लिए सर। इतना पेन कि मैं इतनी परेशान थी कि बता नहीं सकती, मैं चीखती थी अंदर, तब वो मेरे टिश्यूज़ साफ़ करते थे डेली। फिर दोबारा सर उन्होंने तीसरी बार फिर टाँके लगाए, तब वो बंद हुआ मेरा, मतलब जो घाव पूरा इतना खुला हुआ था सर। तो फिर वो इससे सर मैं 1.5 या 2 महीने ऐसे रही जैसे बेड पे ही रही बस। ऑपरेशन के बाद सर लग नहीं रहा था कि मैं बेड से उठ पाऊंगी सही तरीके से। 2019 में? नहीं सर, अभी ये 2021 में। 21 की जी सर, अभी सितंबर में। जी सर। फिर सर मेरे को फिर ये ऑपरेशन के 1.5 महीने बाद सर मेरे को फिर यहाँ पे चेस्ट पे ऐसे महसूस हुआ कि ये क्या है। तो मैंने देखा कि ये ऐसे लग रहा है जैसे कुछ है यहाँ पे। मैं मैम के पास जाती थी ट्रीटमेंट के लिए, ये फाइबर की जो मेरी दवाइयाँ चल रही थी सर। तो मैम को दिखाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया सर। मैम ने बोला बेटा ये कुछ नहीं है, ये तो छोटा सा है, इससे बड़ा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको तो मैंने कहा मैम फिर इसकी कोई ट्रीटमेंट दवाई, मैंने कहा अभी तो मेरा एक ऑपरेशन हुआ है, मैं भी कुछ नहीं करा सकती मैं, क्योंकि इसी ऑपरेशन से बहुत परेशान हूँ। मैम ने बोला कि बेटा कुछ नहीं है, और ये तो फिर हमको क्या करता है निकालनी पड़ती हैं। तो सर उस दिन मैं इतनी बुरी हालत मेरी ऑपरेशन के बाद, फिर एक और बोला कि एक और फाइबर है अंदर ऑपरेशन के बाद। नहीं कहा सर मैम आपने ऑपरेशन किया है, फिर किस चीज़ का ऑपरेशन किया? 1.5 महीने से मैं परेशान हूँ कि बेटा हमने इतनी ये देखो इतनी फाइबर निकाली है, 12-13 तो कोई छूट गई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई अंदर मांस में घुसी हुई रह गई तो कैसे क्या करें बेटा। तो सर मैं उस दिन इतनी परेशान थी कि मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी मैंने कहा मैंने जिस चीज़ के लिए ऑपरेशन कराया वो भी है अंदर फाइबर एक और, फिर एक और हो गई सर। फिर मेरी नेबर्स हैं वो आपके पास आती हैं, फिर उनको ऐसे चेस्ट में हुई थी, वो ठीक हो गई, आपके यहाँ ही थी वो। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ पे दिखा, मैं यहाँ पे आई सर। मैंने यहाँ से 20-25 दिन दवाई खाई, मेरी यूट्रस वाली भी ख़त्म हो गई फाइबर जो बताई थी मैम ने, और सर ये वाली भी ख़त्म हो गई। और मतलब जो मुझे वीकनेस लगती थी, उठ नहीं पाती थी, मतलब एक अजीब सा हो गया था जैसे जीवन में कुछ नहीं है, तो वो उमंग सी खत्म हो गई थी, मैं लेटी रहती थी। डिप्रेशन। जी सर। तो मेरा मतलब माइंड अब बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। तो ये फाइब्रोमा जब आपको पता चला, जी सर, उसके कितने दिन पहले से आपको सिम्टम होने लगे थे? क्या हुआ था जो डॉक्टर के पास गए? सर मेरे को नहीं पता था, मेरी शादी को 15 साल हो गए, 16वां साल चल रहा है, तो मेरे को कोई बेबी नहीं है ना, तो मेरी इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है हमेशा, कभी कहीं बहुत मोटी फाइल। हार्मोनल ट्रीटमेंट मिली आपने? नो सर। अच्छा। बहुत मोटी फाइबल बनी हुई है मेरी। अच्छा। तो जिन मैम के पास अब मैं गई वो ना IVF की हैं।
अच्छा। तो मैंने सोचा चलो अब लास्ट ऑप्शन यही है, IVF करा लेती हूँ। तो मैम के पास गई मैं IVF के लिए। मैम ने मेरी पूरी फाइल देखी, सब चेक किया। उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट लिख दिए कि ठीक है बेटा, अगले महीने IVF की तैयारी करते हैं, आप ये टेस्ट करा लो। तो तब मैं मैम के पास गई। तो जैसे सर मेरे को अब की बार पीरियड आया था ना सितंबर में, तो सर वो मेरे को 15 दिन रेगुलर आ रहा था, बंद नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों, मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी, कोई मुझे सिम्टम्स नहीं लग रहे थे, कोई दर्द नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा ये ऐसे क्यों हो रहा है। मैं मैम के पास गई IVF के लिए। मैंने उनको ये भी बताया, मैंने कहा मैम मेरे को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। मैम कह रही कोई बात नहीं बेटा, चलो अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। कह रही बेटा तुम्हें किसी ने नहीं बताया, तुम्हारी यूट्रस में फाइब्रोज है और काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 30 सेंटीमीटर की है। और बेटा जहाँ पे ना बेबी रहता है जस्ट वो बीच में है, अगर साइड में होती है, इधर उधर होती है, हम छोड़ देते, बाद में निकाल देते। अब पहले उस फाइब्रोज का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो निकालनी पड़ेगी हमें, फिर उसके बाद कुछ आगे सोचेंगे। तो सर ऐसे हो। ठीक है, आप इस इलाज से सेटिस्फाइड? जी बहुत सर। अच्छा। सर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। और एक ना इसमें मुझे ये नहीं लगता कि हाँ हम दवाई खा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि दवाई खा रहे हैं। नॉर्मली सुबह शाम टैबलेट ली और नॉर्मली काम कर रहे हैं। कोई माइंडली डिप्रेस नहीं हूँ कि ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ हैं, क्योंकि उन दवाइयों को देख के मैं डिप्रेस हो जाती थी। अब ये टैबलेट, अब ये मैम की इतनी दवाइयाँ थी, उनमें ही पूरा दिन उनमें निकल जाता था। ये लेने में मुझे दूसरा जीवन मिल गया। जी सर, मुझे लग रहा है। और अब मेरे को लग रहा है कि मैं अभी मेरे को 30 मंथ 3 महीने में है सर, 6 मंथ हो जाए तो सर मैं फिर उसके बाद बेबी के लिए आपसे कंसल्ट करती हूँ सर। जी सर, ओके, जरूर बनाइए। थैंक यू सर। ये आयुर्वेद की भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है, आप जरूर माँ बनेंगी। जी सर, मैंने अगर थोड़ा और हो जाए, अभी 3 महीने हुए हैं सर। सो दिस इज द एग्जाम्पल एंड केस। फाइब्रोमा इन फीमेल्स, फाइब्रोमा जो महिलाओं में होता है इस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, ये बड़ी एक कॉमन समस्या है। और ये समस्या जब यूट्रस के अंदर कुछ टिश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर मसल्स, वो फाइब्रोमा रूप में डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मेनोरेजिया होता है, मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो जाता है, स्पेस ऑक्यूपाइंग है तो बच्चा नहीं हो पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो हैं, अगर हम ऑपरेशन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उससे सक्सेस नहीं मिलती है। अब इनके साथ क्या हुआ, फाइब्रोमा के ऑपरेशन करने के बाद इनको हार्मोनल थेरेपी दी गई। हार्मोनल थेरेपी देने के बाद में इनके सिस्ट वगैरह डेवलप हो गई जगह जगह। एक सिस्ट इनके यहाँ पर थी और बॉडी में कहीं कहीं हो सकती है। वो एक दूसरा एक प्रॉब्लम शुरुआत करते, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहते हैं और दूसरी प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं। इसी बीच बॉडी तो ख़राब हो ही रही है, साथ में माइंड का जो स्टेटस है, जो डिप्रेशन है, वो होना शुरू हो जाता है। पैसा भी बर्बाद होता है, शरीर भी बर्बाद होता है और समाज भी बर्बाद होता है, दुख अलग आ जाता है। तो मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि हम किसी थेरेपी को गलत कर रहे हैं। हम साइंटिस्ट हैं, हम वैज्ञानिक हैं। हमारा पर्पज़ ये है ह्यूमन बॉडी को ठीक करना। आयुर्वेदा हो, एलोपैथी हो, कोई भी सिस्टम हो, नेचुरोपैथी हो, हमारे साथ में पेशेंट है, सामने जो पेशेंट है उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस पैथी को ट्रीटमेंट कर रहा है, उससे डॉक्टर को मतलब है। और पेशेंट को डॉक्टर से ये मतलब है कि मेरी मरीज मुझे ठीक कर दे, वो पूरे विश्वास के साथ आता है। तो अब ये मेरा वीडियो बनाने का जो वो है उद्देश्य यही है कि अब हमने अपने लोगों को, डॉक्टर्स को आंखें खोल लेनी चाहिए और हमको इस फील्ड में भी इंटीग्रेट करना चाहिए। सरकार भी अब इस आयुष को काफ़ी आगे बढ़ा रही है। मेरे साथ डॉक्टर वैभवी वर्मा हैं जो कि आयुर्वेद से BMS करके आई हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे आयुर्वेद सिस्टम में ये थेरेपी या पंचकर्मा सिस्टम या बस्ती ये लोग इमरजेंसी में क्यों नहीं कर रहे? कुछ जगह में ये हम इमरजेंसी में करते भी हैं, लेकिन मोर ओवर ये इसलिए इतना प्रैक्टिस नहीं होता क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिलता, हमें एक्सपर्ट्स की एडवाइस नहीं मिलती, हमें एलोपैथी का एक व्यू पॉइंट नहीं मिलता कि इस चीज़ को हम आयुर्वेद में ये चीज़ ऐसे काम करेगी, वो एक्सपीरियंस नहीं आता। ये तो पता है कि सिस्ट जो है वो वात और कफ की वजह से है, लेकिन हमें उसे ठीक कैसे करना है, हमें उसे किस ट्रीटमेंट लाइन में लेके जाना है, इसके लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से बहुत लोग इसे प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। ठीक है, अब ये अगर इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या सुझाव है सरकार को, आपको? मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके लिए जो है स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट जो हैं और जो इस चीज़ के अंडर काम कर रहे हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन
प्रोत्साहित करना चाहिए और इंटीग्रेट करना चाहिए। लाइक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को एलोपैथिक डायग्नोसिस के साथ कोलैबोरेट करके इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। तो हमें हर चीज़ बहुत एक साइंटिफिक तरीके से हम इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो अब हमारा उद्देश्य यही है कि हम साथ मिलकर चलेंगे, एलोपैथी आयुर्वेदिक कंबाइंड क्रिटिकल केयर करेंगे। और हमने अभी एक रिसेंटली JP हेल्थ पैराडाइज के नाम से जगजीतपुर में ICU क्रिएट किया है कि जिसमें पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट में भी होगा, ऑक्सीजन भी होगी, वेंटिलेटर भी होगा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो स्नेहन बस्ती पंचकर्मा भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, बहुत अच्छा लगा। और आदेश जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर इसमें एक मतलब जो पीपल्स हैं उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, उन लोगों को भी इस चीज़ में नॉलेज नहीं है। हम बिलीव नहीं करते कि ये इतनी जल्दी ठीक हो सकता है। इससे हम लोग क्या करेंगे, वो अंग्रेजी दवाइयों की तरफ ही भागेंगे सर। तो हम इसमें इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते, लेकिन होना चाहिए सर कि हाँ इससे हम ठीक हो सकते हैं अंदर से। क्योंकि सर लोग क्या करते हैं, देसी दवाई बहुत लेट आराम करती है, ये सोचते हैं सर। तो पीपल को भी सर इसमें ना नॉलेज होनी चाहिए, उनकी भी नॉलेज के लिए सर कुछ ऐसे होना चाहिए सर। उसके लिए मैं बता दूँ, उसके लिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ट्रीटमेंट करना बहुत आसान होता है यहाँ पे, लेकिन क्या होता है कि मेरे को पेशेंट का जो माइंड है उसको चेंज करने में बड़ी दिक्कत आती है। शुरू में जो भी मरीज आते हैं उनको विश्वास नहीं होता कि मैं ठीक हो जाऊँगा। आपको भी नहीं था उस समय जब आई थी। जैसे हमें कोई बोलता है कि नहीं वहाँ पे जाओ, आप आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराओ, बड़ी अच्छा है और मतलब वो दवाइयाँ नुकसान नहीं देती हैं जल्द और उसमें मतलब जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो हम सोचते रहे नहीं बड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, इतने वहाँ जाएंगे तो हम 10 दिन दवाई खा के ठीक हो जाएंगे सर। जैसे हम ये लोग सोचते हैं ना, तो ये माइंडली जो हमारा सेटअप है ना सर, ये कुछ नॉलेज बढ़ानी चाहिए पीपल्स की, क्योंकि आयुर्वेद की तरफ वो आ सके। बिल्कुल। और इसमें मेरे सुझाव एक तो ये है कि आयुर्वेद को हम होलिस्टिक मेडिसिन ना समझें। होलिस्टिक करके आयुर्वेद को नुकसान किया है। हम ये मंदिर की चीज़ नहीं है कि पूजा इसकी करते रहें और इसको प्रैक्टिस नहीं है। ये तो भोजन है जो सामने रखा हुआ है, जिसको हमें खाना है और स्वस्थ हो जाना है। तो आयुर्वेद को धर्म से अलग कर दो, इसको विज्ञान में लेके आओ, जैसे हमारे एलोपैथी वैज्ञानिक हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो भी पेशेंट्स के हैं, चाहे वो किसी भी पैथी से ले रहे हो, उसका एक मूलभूत अधिकार है कि वो उस दवाई के बारे में जाने। अगर आप कोई एक पैरासीटामॉल भी लेते हो, ब्रूफेन भी लेते हो, कोई भी लेते हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आप ज़रूर देखो। वो साइड इफ़ेक्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। डॉक्टर से आप 10 क्वेश्चन पूछो, क्योंकि आपका शरीर है, आपका पैसा है। आप ब्लाइंडली और आँख बंद करके किसी चीज़ को मत मानो। हमारी बात भी मत मानो, एलोपैथी की बात भी मत मानो, आयुर्वेद की बात भी। आप उनसे पूरा एक्सप्लेनेशन लो, एविडेंस देखो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो धीरे धीरे समाज के अंदर जागृति आनी है और आएगी। हाँ, हमारे यहाँ कोरोना भी ठीक हो रहा है, 80% लंग डैमेज की हम लोग ठीक कर रहे हैं। डेंगू वगैरह में हमको प्लेटलेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका रिसर्च हमारी प्रूव्ड हो गई है। हमारे जो बच्चे आते हैं, निमोनिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, गैस्ट्रोएंटाइटिस, ये सारी की सारी चीज़ें हम आयुर्वेद की बस्ती प्रक्रिया स्नेहन से ही ठीक कर लेते हैं, जो कि एक इमरजेंसी आयुर्वेदा है। धन्यवाद जी।